हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। तो आज हम फिर से कुछ फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। प्लैंक्स ने कुछ अपने इस लॉ के लिए अजम्पशंस दिए थे, तो उन अजम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला अजम्पशन है, अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर्स इज फिल्ड अप नॉट ओनली विद रेडिएशन बट ऑल्सो विद सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशंस विच कैन वाइब्रेट विद ऑल पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज। ईच रेजोनेटर इंटेल्स 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसने बोला जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर होती हैं वो सिर्फ रेडिएशन से ही नहीं, जबकि सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर वो भी किसी मॉलिक्यूलर डायमेंशंस की उनसे भी भरी होती है, जो हर पॉसिबल फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर सकते हैं और उन हर पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज जो वाइब्रेट हो रही हैं उनकी एक 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। नेक्स्ट है, द एक्सचेंजेस ऑफ एनर्जी बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर कैन नॉट टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली। ठीक है, जो रेडिएशन और मैटर होता है उनके बीच की जो एनर्जी एक्सचेंज है वो कंटिन्यूसली यानी कि लगातार नहीं एक्सचेंज कर सकती, लेकिन कुछ लिमिटेड डिस्क्रीट वैल्यूज़ के लिए वो कर सकती है, जैसे 0 एच न्यू, 2 एच न्यू टिल एन एच न्यू, यानी कि मल्टीपल ऑफ स्मॉल यूनिट्स में। ठीक है, इसको हम इन स्मॉल यूनिट्स को क्वांटा कहते हैं। हर क्वांटा के पास अपनी एक एनर्जी होती है जिसे एच न्यू कहा जाता है, और जहाँ पे एच जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू होती है 6.6261 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम विद फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू एंड म्यू प्लस डी न्यू। जो हमारी नंबर ऑफ मोड्स होते हैं वाइब्रेशंस के पर यूनिट वॉल्यूम विद इन फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू एंड म्यू प्लस डी न्यू, यानी कि अगर वो अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो वाइब्रेट करेगी तो वो पहले न्यू होगी, और जब वो वाइब्रेट करके कहीं और पोजीशन में होगी तो डी प्लस न्यू न्यू प्लस डी न्यू हो जाएगी ऑब्वियसली। तो उसकी वैल्यू होती है 4 पाई न्यू स्क्वायर d nu upon c cube. Now the black body radiation travel with velocity of light c and transfers in character unlike sound waves in the string which are longitude. जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है वो लाइट की वेलोसिटी से ट्रैवल करती हैं और उनका ट्रांसवर्स करेक्टर होता है जैसे कि साउंड वेव का जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, यानी कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है उनका ट्रांसवर्स करेक्टर होता है, लेकिन साउंड वेव का लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स करेक्टर मतलब जिनका साउंड वेव जो होता है वो हमेशा उसमें क्रस्ट और ट्रफ दोनों बनते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि ब्रेक होती रहती हैं साउंड्स। हम जब कोई नॉर्मल हमारे घर के आसपास कोई बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा होता है तो कभी हमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और कभी बहुत कम आती है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। एज देयर आर 2 पॉसिबल पोलराइजेशन स्टेट्स फॉर ईच ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, हर ट्रांसवर्स वेव के लिए 2 पॉसिबल पोलराइजेशन स्टेट्स होंगी। द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्रांसवर्स इज डबल एज फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी कि ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो डबल हो जाती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम विद इन फ्रिक्वेंसी रेंज म्यू एंड म्यू प्लस डी न्यू जो हो जाएगा वो ट्वाइस हो जाएगा। यहाँ पे जब हमने फॉर्मूला लिखा था वो हमने लिखा था किसके लिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं ट्रांसवर्स वेव के लिए। तो 2 इंटू 4 पाई म्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू सी क्यूब हो जाएगा इसका। ठीक है, ये थे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप इसे लिख सकते हैं। बाकी इसका एक डेरिवेशन है वो पढ़ते हैं। एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑक्सीलेटर। ठीक है, ये डेरिवेशन है एवरेज एनर्जी निकालने का प्लैंक्स ऑक्सीलेटर का। इसने बोला है कि n इज द टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स रेजोनेटर्स एंड e देयर टोटल एनर्जी, देन एवरेज एनर्जी पर प्लैंक्स ऑक्सीलेटर इज गिवन एज इतना e अपॉन n। इसने बोला कि n अगर टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स रेजोनेटर्स हैं और e कोई टोटल एनर्जी है तो एवरेज एनर्जी पर प्लैंक ऑक्सीलेटर कैसे गिवन होगी, e अपॉन n से। नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, इफ़ e इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर हम बात करें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, जो ई होती है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि वो सिस्टम को किस तरीके की एनर्जीज देगी, वो है 0 E 2E टिल RE एंड इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसका रेशो कैसा बनेगा, 1 रेशो e की पावर माइनस ई अपॉन के टी रेशो e अपॉन ई की पावर माइनस 2E अपॉन के टी टिल e की पावर माइनस आर ई अपॉन के टी एसेट्रा। इफ़ एन नॉट इज़ द नंबर ऑफ रेजोनेटर्स हैविंग एनर्जी 0, अगर एन नॉट कोई नंबर है रेजोनेटर्स का, ठीक है,
और उसकी एनर्जी 0 है, तो हमारा जो रेजोनेटर 1 है जिसके पास एनर्जी E है वो भी रिप्रेजेंट किया जाएगा n0 e की पावर माइनस ई अपॉन KT। और नंबर ऑफ रेजोनेटर्स जिसके पास N2 है और एनर्जी क्या है 2E है, तो उसको n0 e की पावर माइनस 2E अपॉन KT से जनरली ऐसे किया जाएगा। और जिसके पास क्या होगा रेजोनेटर्स NR होगा और एनर्जी RE होगी उसको इस तरीके से। तो हमारी टोटल n जो है वो किस तरीके से n0 प्लस n1 प्लस n2 टिल nr। फिर हमने जो n0 n1 n2 nr की वैल्यू निकाली थी यहाँ पर, वो हमने यहाँ सारी पुट कर दी। यहाँ से n0 कॉमन आ रहा है, अंदर बन रहा है 1 प्लस ई की पावर माइनस ई अपॉन KT प्लस ई की पावर माइनस 2e अपॉन KT टिल ई की पावर माइनस RE अपॉन KT टिल इन्फिनिटी। अब ये हमारी जो सम ऑफ इन्फानाइट टर्म्स होते हैं उसे GP कहा जाता है, और GP का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, a मतलब पहला टर्म, r मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं e की पावर माइनस ई अपॉन KT को y मान ले रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर y, यहाँ पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ये y की पावर r, तो n इक्वल्स टू n0 1 प्लस y स्क्वायर प्लस स्टिल y r, y की पावर r। और पहला टर्म हमारा 1 है, 1 अपॉन 1 माइनस y, यानी कि जो हमारा r मतलब इन जो हमारा r टर्म है 1 माइनस आर, और n0 बाहर से था तो n0 अपॉन 1 माइनस आर 1 माइनस वाई हो गया। द टोटल एनर्जी ऑफ प्लैंक्स रेजोनेटर्स विल बी, जो टोटल एनर्जी होगी एनर्जी प्लैंक्स रेजोनेटर्स की वो E इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमने बताया था ना कि एनर्जीज कुछ ही उसमें हो सकती हैं प्रोबेबिलिटीज़ में, जैसे 0E 2E टिल RE। तो वही हम यहाँ पर क्या करेंगे वैल्यूज़ रख देंगे 0 इंटू n0 प्लस, मतलब कि पहला जो ये है इससे 0 को इंटू, फिर इससे E को, फिर 2E से, फिर इसको RE से, तो ये वाला टर्म तो 0 बन जाएगा। E इंटू n1 प्लस 2E इंटू n2 प्लस टिल ऑन RE इंटू nr बनेगा। अब n1 की जगह पे वापस से हमने किसकी वैल्यूज़ रखी, ये जो वैल्यू निकाली थी हमने E की पावर माइनस ई n0 इंटू ई की पावर इतना, यहाँ से n0 कॉमन आ गया और E भी कॉमन आ गया, सब में E है, तो ये इस तरीके का अंदर बन गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर E की इसको y माना था, हमने यहाँ पर y वैल्यू रख दी। ये हमारा जो इस वाला ये वाला टर्म है इसको हमने s मान लिया, ये लेट करा है, और एस वाई के लिए y स्क्वायर प्लस 2y क्यूब सोन r माइनस 1 y की पावर r, इसे हमने लेट किया है। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू बचेगी, इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करके, और s कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वाई, और ये वापस से GP बन रही है तो y अपॉन 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई को नीचे ले गए तो 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया, ये s की वैल्यू आ गई। ठीक है, और हमें E की वैल्यू निकालनी है ना, E का लिए n0 इंटू ई इंटू एस आ गया, यानी कि n0 जो हमारा है वो n0 ही है, E और S। कैसे, यहाँ पे E की वैल्यू थी ना n0 E, ये हमने S माना था, ये S की वैल्यू कितनी है y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गई। अब देयर फोर द एवरेज एनर्जी ऑफ अ रेजोनेटर विल बी E डैश, मतलब जो हमारी एवरेज एनर्जी है E अपॉन n, E की वैल्यू कितनी है ये, और n की वैल्यू कितनी है ये, दोनों को डिवाइड करा, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को नीचे ले जाएंगे, मतलब पॉजिटिव कर देंगे, तो क्या होगा, ये E की पावर E अपॉन KT, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, ये देखिए एवरेज एनर्जी बन गई E अपॉन ई की पावर E अपॉन KT माइनस 1। अब प्लैंक्स हाइपोथेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी E इक्वल्स टू एच म्यू बताती है हमें, तो हमारी जो एवरेज एनर्जी होगी प्लैंक्स ऑक्सीलेटर की वो इस तरीके से दिखाई जाएगी, E की जगह पे एच न्यू, यहाँ पर E की जगह पे एच न्यू। ठीक है, इस हर जगह E की जगह एच न्यू लगा दिया। अब जो हमारी एनर्जी डेंसिटी होती है टू रेंज डी न्यू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय multiplying the average energy of a Planck's oscillator by the number of oscillators per unit volume in the frequency range nu and nu plus d nu, that is, हमने अभी पीछे ही जो हमारे प्लैंक्स रेडिएशन के लॉस थे वहाँ पर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पर हमने एवरेज एनर्जी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये वैल्यू हमारी हमने इसको इक्वेशन ए मान ली है। अब ई न्यू जो है, ई न्यू डी न्यू है जो वो एनर्जी डेंसिटी यानी कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम belongs to the range d nu. Equation A is called Planck's radiation law in terms of frequency. इसे Planck's radiation law कहा जाएगा in terms of frequency. अब यहाँ पे जो एनर्जी डेंसिटी है उसे E लैम्डा डी लैम्डा बिलोंगिंग टू रेंज डी लैम्डा, अभी हमने डी म्यू
के बिलोंग करता था, अब हमने डी लैम्डा के बिलोंग कर दिया। तो हमारा जो म्यू होता है वो सी अपॉन लैम्डा होता है। हमने डी न्यू निकाला यानी कि डेरिवेटिव निकाला, तो माइनस का सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर पर हमारी लाइट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमने इसका मॉड ले लिया। तो हमने म्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा और डी न्यू की जगह पे इस वैल्यू को पुट करा इस इक्वेशन पे, ए इक्वेशन पे, ठीक है। सब जगह वैल्यूज़ पुट करी, जो जो अरेंज हुआ अरेंज कर दिया, हमारी बी इक्वेशन बन गई। जो हमारी बी इक्वेशन है वो कहलाती है दिस इज़ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ये किसके लिए थी, फ्रीक्वेंसी के लिए, और ये थी वेवलेंथ के लिए। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। सबसे पहला है कि शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो हमारा जो ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी होगा वो यूनिट मतलब 1 से बड़ा होगा। तो हमारी जो छोटी वैल्यू होती है उसे नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारी जो ये -1 है ये तो गायब हो जाएगा, और ये जो है ई की पावर माइनस में आ जाएगा ऊपर। इसे हम वेन्स लॉ कहते हैं। सेकंड है कि हमारी जब लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो हमारा जो ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी होता है वो अप्रॉक्सीमेट इस तरीके का होता है, यानी कि 1 + एच सी अपॉन लैम्डा के टी, और इस तरीके का हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन, यहाँ पे हमने इसकी जगह पे 1 + एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 रख दिया है, ठीक है। सॉल्व करके इस तरीके का आ रहा है और इसे कहते हैं हम रेले-जीन्स लॉ, ठीक है। ये हमारा था प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, ठीक है। ये इसका कंप्लीट टॉपिक हो गया है। इससे पहले मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके देख लें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।